नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से जाति के आधार पर दंगे हो रहे हैं वो काफ़ी भयानक है। चाहे प्रोफेसर रतन लाल को लेकर हो, चाहे पत्रकार नेशनल दस्तक की जो निधि रतन थी उनके साथ मारपीट को लेकर हो, और चाहे रामजस के जो दो दलित छात्र हैं उनके साथ। आज हमारे साथ वही लोग मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि रामजस में जो चीज़ें हुई उनकी पूरी हिस्ट्री क्या थी, क्योंकि जिस तरीके से मारपीट होना, कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ने आते हैं, सपने लेकर अपने सपनों को उड़ान देने आते हैं, लेकिन जब मारपीट होने लगे, गुंडागर्दी होने लगे तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जाएगा। मेरे साथ हैं अमन और सचिन। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर रामजस में जो इंसिडेंट हुआ, रामजस में जो घटना हुई, उसके पीछे की घटना पूरी क्या थी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, किस कोर्स में, किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग वो कॉलेज आता है। तो मैं अमन हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में। वहाँ से मैं इतिहास पढ़ रहा हूँ। तो मैं उसमें थर्ड ईयर में है, मेरा थर्ड ईयर का अब एग्ज़ाम भी हो गया है। और मैं उसी यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छी संगठन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन SFI, तो मैं उसी संगठन का सेक्रेटरी भी हूँ रामजस कॉलेज में। हाँ, तो रामजस में आपके साथ जिस तरीके की घटना हुई, मारपीट हुई, क्या मसला था पूरा, आप ज़रा बताइए। तो रामजस में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत लोगों को सुन के बहुत बुरा लगेगा, पर इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जो राजनीति होती है वो बहुत ही ज़्यादा जाति के इर्द गिर्द होती है। तो इसी जातिगत राजनीति को बहुत दिनों से SFI चुनौती देता आया है। तो इस वजह से जो एक दूसरा गुट है जो कि जाति के आसपास राजनीति करता है, हम दोनों में बहुत दिनों से, मतलब आज की ये कोई बात नहीं है, बल्कि बहुत शुरुआत से ही एक गर्म माहौल जैसा एग्जिस्ट करता था। तो आज जो लड़ाई हुई उसको, मतलब अभी जो लड़ाई हुई थी, बस उसको आज में नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमको बहुत पहले से देखना चाहिए, जब से उनकी राजनीति चल रही है और हमारी तरक्की पसंद राजनीति चल रही है। उसके बाद क्या होता है कि अभी तो कॉलेज में एक सारी दीवारों पे जो एक अपर कास्ट एग्जिस्ट करता है, उनकी जाति का नाम लिखा जाता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस में किसी जाति का नाम दीवारों पे लिखा जाना बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। हाँ, उधर एक जाति का नाम लिख के और राज लिख दिया जाता है। हाँ, तो फिर हम लोगों को लगा कि अब तो इस पे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ जाति या फिर जेंडर का इशू हो या हर इशू पे एक बहुत अच्छे से बात होता है। हाँ, जहाँ पे सारे जाति के लोग, सारे धर्म के लोग आके पढ़ रहे हैं, वहाँ पे किसी एक जाति का नाम लिखा जाना तो बहुत बुरा था। फिर क्या होता है कि कुछ लोग उसको काट देते हैं और वहाँ पे नीचे कहीं लिखते हैं एनिहिलेट द कास्ट, कहीं लिखते हैं जय भीम, ऐसी चीज़ों को लिखा जाता है। फिर हम लोग ऐसे ही बातें कैंटीन में कर रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर जिन लोगों ने जाति के नामों को दीवारों पे लिखा था वो हमारे पास आते हैं और कहते हैं देखो ये गलत हुआ। हम कहते हैं इसमें गलत क्या है। तो और मतलब मैं अगर बता दूं तो जो लड़का सबसे आगे था जिसका नाम अंकुश काद्यान है, वो सचिन को जानता था, बहुत पहले से सचिन को जानता था और उसको जाति भी पता था। तो अब उसको ऐसा लगा कि ये जाति जय भीम क्या लिख दिया, लिखा गया है कि वो लिखा जा रहा है वहाँ पे जय चमार। हाँ, तो उन्होंने कहा कि इस जय भीम को यहाँ पे काटा जाना चाहिए। हाँ, और जय भीम कोई कैसे लिख सकता है, ये असली बात था लड़ाई का को लेके। क्योंकि और फिर जो जातिगत गालियाँ होती है, हाँ, उन्होंने कहा तुमने जय भीम जो लिखा है वो एक जाति का नाम है। हाँ, अब हम कह रहे थे कि भाई जय भीम किसी जाति का नाम कैसे है। जय बाबा साहब ने संविधान बनाया, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसमें सब धर्मों का, सब जातियों का एक बराबर की, मतलब सबको बराबरी मिला, सबको इक्वल मिला। तो इसमें जय भीम में क्या दिक्कत है। पर उनने उनके हिसाब से हमने जय भीम वहाँ नहीं लिखा था, हमने वहाँ जय चमार लिखा था। ये अभी दिखाता है कि अंबेडकर को भी, खास करके बाबा साहब को, पूरे ये जो एक सर्कल है, जो राइट विंग का सर्कल है, उसमें कैसे देखा जाता है, उनको अभी भी वही चमार और इस तरीके की चीज़ों से समझा जाता है। तो वो था हमारा लड़ाई का मसला, वहाँ से लड़ाई होता है। आप किस कैटेगरी में आते हैं, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी या ट्राइबल? आप अपनी कैटेगरी थोड़ा डिफाइन करेंगे अगर कंफर्टेबल हैं तो। तो
ठीक है, मैं बता देता हूँ। मैं तेली हूँ, मैं ओबीसी में आता मैंने हूँ। जाति नहीं पूछी है, आपकी कैटेगरी ठीक पूछा है। हाँ, ओके तो मैं ओबीसी हूँ। ओके नहीं मतलब जाति भी इसलिए बता देता हूँ क्योंकि ओबीसी में भी नहीं नहीं हमें हमें एक हायरार्की एग्जिस्ट करता है। मतलब ओबीसी में एक अगड़ी जाति होती है, जैसे यादव को ले ले और दूसरी जाति ले ले, और जो तेली आता है वो ओबीसी में भी नीचे आता है। तो मैं तेली हूँ ओबीसी में। पर जो सचिन है जो मेरे साथ है, हाँ, वो शेड्यूल कास्ट से आता है। और जो मेरी मतलब अब कुछ छुपाना नहीं चाहिए, हाँ, बेसिकली सचिन एक चमार कास्ट से आता है, हाँ। और अगर आप देखेंगे तो हमें वहाँ पे चमार बोला गया। अभी जो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे जगहों पे पोस्ट डाला गया कि दो चमारों ने उनके जात का नाम काट दिया, और इस तरीका का जो बढ़ाया गया, तो हमें हर जगह चमार माना गया। और चूंकि इसका कास्ट वो उस कास्ट से आता है, तो मैं उसके साथ था, तो मेरा भी आइडेंटिटी जो है वही आइडेंटिटी हो गया जो कि इसका था। जबकि आप ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, आपको शेड्यूल कास्ट के अकॉर्डिंग आपको मतलब टारगेट किया गया हाँ, बिकॉज आपका फ्रेंड शेड्यूल कास्ट है। हाँ, मतलब उनको ऐसा लगता है मतलब कि हम लोग उस संगठन से थे और हम लोग जय भीम के लिखे जाने का सपोर्ट कर रहे थे, ये भी एक बात था। तो ये जातिगत लड़ाई थी या दो संगठनों के बीच का आपसी जो मतभेद था वो था? मतलब अगर देखा जाए तो दोनों चीज़ों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, दोनों एक दूसरे से बहुत अलग नहीं है। पर जहाँ से वॉयलेंस बढ़ता है वो बस और बस जाति का मसला था। तो आप स्टूडेंट हैं और हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो आप बता सकते हैं कि जाति की जो जड़ है वो यूनिवर्सिटी में आप कैसे देखते हैं? जाति प्रथा अभी भी मौजूद है, जातिवाद जो है, जाति के आधार पे जो कास्टिज्म होता है, कास्ट एट्रोसिटी होती है, क्या वो मौजूद है यूनिवर्सिटी में? मतलब मैं बहुत सच्चाई बोलना चाहूँगा। पहली बात है कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी जगह है। यहाँ लोग आते हैं, पढ़ते हैं और हर उस चीज़ पे सवाल करते हैं जिसको समाज कहती है कि यही तो नियम है, हाँ। लेकिन फिर भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यूनिवर्सिटी कोई टापू नहीं है। इसी दुनिया से लोग आगे बढ़ के यूनिवर्सिटी में आते हैं। चूंकि इस समाज में जाति जो है लोगों के नस नस में है, इसलिए जब लोग यूनिवर्सिटी भी आते हैं तो ये कहना कि जाति खत्म हो जाती है, ये एक गलत समझ होगा। पर मैं आज के हिंसा के बाद भी ये बोलूँगा कि जो हमारा असली समाज है, उस समाज से ज़्यादा अच्छा जगह यूनिवर्सिटी है, जहाँ लोग ज़्यादा तरक्की पसंद बातें कर सकते हैं। लेकिन बात है कि समाज का जो रिफ्लेक्शन है, और यूनिवर्सिटी भी चूंकि समाज का दर्पण ही है, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जाति एग्जिस्ट करता है। आपके साथ जो मारपीट हुई रामजस कॉलेज में, आपकी उसने आपने एफआईआर दर्ज की, आपने कंप्लेन दर्ज की पुलिस स्टेशन? जी, हमने कंप्लेन दर्ज की थी। कौन से थाने में की? मॉरिस नगर। ओके, तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया? पुलिस मतलब मैं एक चीज़ जो दो मतलब पुलिस के यहाँ 2 दिन बैठ के मुझे समझ में आया कि न्यायालयों से उम्मीद बहुत ज़्यादा करना, या फिर इस पुलिस के संस्थान से बहुत ज़्यादा उम्मीद करना बहुत गलत धारणा होगा। एक तो उन्होंने हमें 2 दिन तक दिन भर बैठा के रखा, हाँ, और बार बार बोलते रहे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और एक तरफ जो अपराधी थे उनके साथ उनका बहुत अच्छा रवैया होना ये साफ साफ दिख रहा था। तो एक तो वो चीज़ था, हमने कंप्लेन करा। और मतलब मैं बताता हूँ हुआ क्या कि जब हुआ कि हम लोग SC/ST में वो केस करने एक्ट वाले लगाने जा रहे हैं। लगाने वाले थे। पुलिस ने सचिन के घर पर, जबकि सचिन 18 साल से बड़ा है, फिर भी सचिन के घर पे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए इसको, हाँ। तो पुलिस हर कोशिश की कि हम लोग वो नहीं करें, कंप्लेन नहीं करें। पर दूसरा चीज़ ये है कि सही बात है, हम लोग FIR के साथ आगे नहीं बढ़े, हाँ। उसका कारण ये था कि जो था उसने भी माना कि उसने गलती करी है, वो सबके सामने आता है और माफ़ी मांगता है। हमारा समझ है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से ज़्यादा अच्छा है कि अगर कोई माफ़ी मांग रहा है तो फिर एक बात है कि उसके सुधरने की उम्मीद, और दूसरा बात है जो ये ब्रॉडर मैसेज गया, हाँ, क्योंकि वो भी हमें ठीक ही लगा। क्योंकि कोर्ट कचहरी में जो अभी हम लोग भी 3rd ईयर में स्टूडेंट ही हैं, तो हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि हम लोग भी कोर्ट कचहरी का बहुत ज़्यादा चक्कर काटें। तो जिस तरीके से आपको चोट आई है, गंभीर चोटें आपको मैं खुद देख रही हूँ, तो अब आपको डर लग रहा है, इनसिक्योरिटी हो रही है कि आपके साथ अगले पल क्या हो सकता है, जान की इनसिक्योरिटी होना? मतलब पॉसिबिलिटी है, हाँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, पर अगर मेरे साथ दोबारा ऐसा मार हो जाए तो वो मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में मैं सोचा नहीं हूँ, हाँ।
मतलब ऑब्वियसली इस बात का बहुत भयानक पॉसिबिलिटी है कि आगे भी कुछ हो जाए। मेरे साथ है सचिन, जो अमन के फ्रेंड हैं, जो अमन ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, सचिन जो हैं शेड्यूल कास्ट से आते हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि रामजस में जो पूरा इंसिडेंट हुआ, किस तरीके से मारपीट पे लोग दो गुटों में जो चीज़ें होने लगी वो कैसे हुई और क्यों हुई, और आखिर अब उन्होंने माफ़ी मांगी तो क्यों मांगी। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप बताइए, जैसे कि अमन ने बताया कि पूरा इंसिडेंट कैसे हुआ था। हमारी ये पुरानी लड़ाई है और एक टर्म को लेके झगड़ा हुआ, जय भीम को एक कास्ट से रिलेट कर कर देखा जा रहा है। आप कैसे देखते हैं उस चीज़ को? सबसे पहले धन्यवाद। मेरा नाम सचिन है, मैं थर्ड ईयर से हूँ, बीकॉम ऑनर्स रामजस कॉलेज से। तो बेसिकली जैसे ये जो पूरी अमन ने बताया कहानी, जब ये कैंपस सारे खुले थे उसी टाइम पे एसएफआई ने वेलकम फ्रेशर्स ऑर्गेनाइज किया था, वहाँ पे पोस्टर चिपकाए थे। तो ईबीवीपी और ये जो जो लोग होते हैं जो इनडायरेक्टली ईबीवीपी से लिंक्ड हैं, ये लोग पोस्टर वोस्टर फाड़ देते हैं और बोलते हैं कि हम गुंडे हैं, हम तो करेंगे। तो इस हिसाब से तो पर हम वहाँ पे भी विरोध अपना करते हैं और अपना कार्यक्रम जारी रखते हैं। फिर उसके बाद एक कॉन्टिन्यूस मतलब इनडायरेक्ट वे में एक कॉन्टिन्यूस जो ये है चलता रहा। वो लोग मतलब टारगेट करने की कोशिश करते रहे, बाय वर्बल और कैसे भी हम बोलें, देखने के नज़रिए से या कैसे भी बोलें वो लोग। और एसएफआई ये हमेशा से रहा है कि एसएफआई की गतिविधि जो हो रही है कैंपस में उनको रोकना इनका प्राइम फोकस है। तो उस दिन जब हम लोग बैठे थे, उस दिन ये कुछ कास्टिस्ट लड़ देते हैं, उसके बाद आर्ग्यूमेंट शुरू होती है और फिर ये हाथ चलाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, पहले मारपीट किसकी तरफ से शुरू हुई थी? उधर से शुरू हुई थी? पहले मारपीट बाकायदा उधर से ही शुरू हुई थी। हाँ, आर्ग्यूमेंट भी उधर से शुरू हुई थी और उसी लड़के ने शुरू की थी। वहाँ पे हम 2 लोग थे और 2 लोग वो थे। उसके बाद उनके और लोग आ जाते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि आपको इनसिक्योरिटी हो रही है? आप शेड्यूल कास्ट से हैं, आपने एसटीएससी एक्ट भी, आपने रिपोर्ट दर्ज कराई वहाँ पे। देखिए, इनसिक्योरिटी जैसा तो कुछ नहीं हो रहा है महसूस, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। क्योंकि वो जब हम थाने में थे हम कंटिन्यूसली यही डिमांड कर रहे थे कि SC/ST एक्ट लगे, पर SHO और दूसरे जितने भी पुलिसकर्मी थे वो लगे हुए थे कि SC/ST एक्ट ना लगे। वो पूरी कोशिश में लगे हुए थे, पर हम उनको देख के या उनकी बातों में आके बिल्कुल भी हमने SC/ST एक्ट नहीं लगाया, क्योंकि हमने हमारी अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया। वहाँ सब प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन से बात करी कि ये कैसे चीज़ें हमें अफेक्ट कर सकती हैं और क्या उसको एक मौका दिया जाना चाहिए। क्योंकि वो थाने के अंदर में बोलता है कि जहाँ पे भी चलोगे, जिस चौक पे चलोगे वहीं पे पैर गिर के माफ़ी मांग दूंगा, ये मत करिए क्योंकि ये मेरे कैरियर पे बहुत ज़्यादा वो करेगा, मैं जेल चला जाऊंगा और मेरा कैरियर पूरा ख़राब हो जाएगा। और वो वादा करने लगा कि वो ये जातिवादी जो पॉलिटिक्स है ये नहीं करेगा कैंपस में। तो हमने सोचा कि एक मिसाल कायम की जाए कि वो पब्लिक में आए और सबको माफ़ी मांगे, सबसे माफ़ी मांगे और आगे भी ये ना करने का वादा करे। लेकिन जिस तरीके से आपके फ्रेंड अमन को चोट आई है, इसके लिए उन्होंने क्या अपना जुर्माना भरने की कोशिश की, या प्रशासन ने इसके लिए लीगल कोई एक्शन लिया? देखिए, वो जो उन्होंने कोई किसी भी प्रकार का कंपनसेशन नहीं दिया, कोई भी किसी भी अथॉरिटी ने कोई कंपनसेशन नहीं दिया। हम लोग हिंदूराव हॉस्पिटल में गए थे डायरेक्टली, हमारे फ्रेंड्स थे जो कि आए थे हमारे साथ, दूसरे एसएफआई के साथी भी थे, तो वही लेके गए थे। उसके बाद हम एमएलसी वहाँ से लेके थाने गए थे रिपोर्ट ये कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए। और दूसरी बात आपने जो पूछी वो मुझे समझ में नहीं आई थोड़ी सी। दूसरी बात ये कि प्रशासन ने इसके लिए कोई लीगल एक्शन लिया? बिकॉज इनके चेहरे पे काफ़ी चोटें आई हैं, ये तो पुलिस को देखना चाहिए। आप STSC एक्ट के तहत एक्शन नहीं ले सकते, बट बिकॉज चोट आई है उसके तहत तो आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। देखिए, कॉलेज अथॉरिटी और पुलिस दोनों से ही हमारा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि ये कुछ एक्शन लेंगे, क्योंकि कॉलेज अथॉरिटीज़ जो हैं, प्रिंसिपल्स और बाकी जो लोग हैं, वो हम लोग कई कॉलेज के इश्यूज़ को उठाते आए हुए हैं हमेशा से। तो कॉलेज प्रशासन ने हमारा कभी मेमोरेंडम एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करी। मतलब हम जब भी प्रिंसिपल ऑफिस में जाते थे, वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में भेज देते थे, वहाँ पे बोलते थे कि आप इसको दे दीजिए, इस पे कार्रवाई की जाएगी, पर ऐसा कुछ होता नहीं था। जबकि वो एक दूसरे गुट के जो कि एक राइट विंग गुट है, उनके मेमोरेंडम्स को बिल्कुल आसानी से सबमिट कर लेता था, फ़ोटोज़ भी खिंचवाते थे वो। और पुलिस प्रशासन से भी उन्होंने कोई भी इस चोट को लेके
कुछ गंभीरता नहीं दिखाई, क्योंकि वो बोले कि ये ज़्यादा गंभीर चोट नहीं है, ये सीरियस इंजरी नहीं है, ये हार्ट पॉइंट नहीं है, तो इसीलिए इस पे मतलब कोई खास कंप्लेंट बनती नहीं है। और हमारा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था पुलिस से, क्योंकि पुलिस को हम लोग दबाव SC/ST एक्ट के अंडर FIR करना चाहते थे, अगर करना चाहते थे तो उसके अलावा FIR जो होती है उसमें हमारा कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि पुलिस कुछ करेगी। क्योंकि जो FIR आप दर्ज कराना चाहते थे उसमें पुलिस एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं थी ST/ST एक्ट को लेके। हाँ, SC/ST एक्ट के पहले दिन हमने पूरा प्रेशराइज किया, दूसरे दिन भी किया, पर दूसरे दिन में हमने काफ़ी कुछ चीज़ों को समझा। उसके बाद उस लड़के से भी बात हुई हमारी काफ़ी, तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते हम पुलिस से भी नेगोशिएशंस कर रहे थे, पर हमारा कुछ ऐसा मानना नहीं था कि पुलिस के या फिर किसी के प्रेशर में आके हम ये सब चीज़ें करेंगे। हमारा बिल्कुल इंडिपेंडेंट फैसला था कि उसको एक मौका और दे दिया जाए, इसमें कोई वो दो राय वाली बात नहीं है, हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन अब बिकॉज आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप क्या चाहते हैं, अब आगे के लिए आप लोग कैसे वर्क करेंगे? क्या इन सब झगड़ों से बचने की कोशिश करेंगे या इस तरीके की चीज़ें जब सामने आएंगी तो उसको फेस करेंगे? दो चीज़ है, मतलब एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि ऐसे झगड़े मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई पहली बार नहीं हुई है। हाँ, और मतलब अगर उसने मुझे ऐसा मारा भी, अगर मैं FIR भी कर देता तभी एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होता और कुछ नहीं होता। मुझे भी वकील का खर्चा देना पड़ता, उसे भी देना पड़ता, दोनों लोग उस चक्कर लगाते, वकालत कोर्ट के चक्कर लगाते और कुछ होता नहीं। इसी वजह से ये लोग बचे हुए हैं, इन पे कुछ ठोस एक्शन नहीं होता है इन गुंडों पे। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ है कि इनसे जो लड़ने का तरीका है वो सीधा है अपने संगठन को मजबूत बनाने का। हाँ, मतलब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि जो राजनीति होनी चाहिए वो जाति के आसपास नहीं होनी चाहिए, एक तरक्की पसंद राजनीति होनी चाहिए। जब हमारा संगठन मजबूत होगा तो ये जाहिर सी बात है कि वहाँ पे हम 2 लोग थे, अगर हमारे साथ 10 लोग बैठे होते तो वो बात करते, पर बात करने के बाद थप्पड़ नहीं चलाते। क्योंकि हम 2 लोग थे इसलिए उन 10 लोगों के लिए थप्पड़ चलाना उस समय बहुत अच्छा था, मतलब बहुत आराम था। तो जब तक वैसे सारे लोग जो तरक्की पसंद लोग हैं वो संगठित नहीं होते हैं, तब तक इन लोगों से लड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी। धन्यवाद। तो ये थे रामजस के स्टूडेंट जिनसे हमने बातचीत की, जो पिछले कुछ दिन पहले इनके साथ मारपीट हुई और किस तरीके से इन्होंने बताया कि जातिवाद के खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तरक्की हमारी पसंद नहीं आ रही है। आप सोचिए जातिवाद का जो जहर है किस तरीके से कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है। आए दिन इस तरीके से गुंडागर्दी होती है, आए दिन शेड्यूल कास्ट बच्चों के साथ। अब तो OBC भी सुरक्षित नहीं है। जो OBC ये समझते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू बनकर जो बैठे हैं धर्म को बचाने के ठेकेदार बन के, उनकी स्थिति क्या हो रही है आप अमन से ही सीख सकते हैं, अमन से सीख ले सकते हैं कि आप अगर एजुकेशन लेंगे, आप अपने राइट्स के लिए बात करेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स पे बात करेंगे तो आपका भी हाल अमन की तरह होगा। और आपके साथ ना प्रशासन है, ना सरकार है, ना मीडिया है, लेकिन आपको तय करना है कि आपको हिंदू राष्ट्र बचाना है, कि अपने हक अधिकारों के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है और ऐसे गुंडों से बचने की कोशिश करनी है। क्योंकि उन लोगों के साथ प्रशासन है, सरकार है और यहाँ तक कि कॉलेज का जो प्रशासन है वो खुद उन ऐसे गुंडों के साथ होता है। वरना कॉलेज के अंदर जाने माने कॉलेज के अंदर रामजस में ये होता है और इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसके लिए जैसे कि अभी अमन ने बोले ये कोई पहली बार नहीं हुआ है और ना ही आखिरी बार हुआ है, लेकिन ऐसे मसलों से हमें बचना चाहिए क्योंकि वो हमेशा कोशिश करेंगे शेड्यूल कास्ट का बच्चा या OBC कम्युनिटी का व्यक्ति तलवार उठाए, लेकिन हमें कलम पर डटे रहना है। और हमारी बातचीत आप लोगों को कैसी लगी? क्या वाकई में अमन को जस्टिस मिलना चाहिए? किस तरीके से सचिन के साथ कास्ट को लेके भेदभाव हो रहा है? ये कब तक चलेगा कॉलेज यूनिवर्सिटी में? कब तक कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो जाति का जहर है वो कब ख़त्म होगा? गांव खेत खलियानों से उठकर दायरा जिस तरीके से बड़ा होता जाता है शहरों की ओर, जाति का जो जहर है उतना ही गहरे स्तर पे पहुंच जाता है। आप लोगों की इस मुद्दे पे क्या प्रतिक्रिया है कि आखिर कब तक प्रोफेसर रतन लाल का मुद्दा हो, चाहे अमन का मुद्दा हो, चाहे सचिन का मुद्दा हो, चाहे मेरा खुद का मुद्दा हो, आखिर कब तक शेड्यूल कास्ट लोगों के साथ इस तरीके की बर्बरता होती रहेगी? आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि आप इन सब चीज़ों से क्या सोच रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।